कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अरे ये गलत स्लाइड खुल गई। सर अब फिर से नहीं शो हो रही है। देख रहे हैं मेरे में, देख रहे हैं। ओके सर। ठीक, आ गया ना अब स्क्रीन आ गया बेटा, देखो। यस सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एचआर प्लानिंग की। थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था या आवाज़ नहीं जा रही थी। तो जो एचआर प्लानिंग है हमारी, बेसिकली जो हम लोग ने बात करी वहां पर कंपोनेंट्स या एक्टिविटीज की, तो हम लोग ने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी जो एक्टिविटीज या कंपोनेंट स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले जो आएगी चीज वो आएगी एचआर प्लानिंग। क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की तरफ अगर हम तभी जाएंगे ना जब हमें पता होगा कि एक्चुअल में हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं और कितनी हमें जरूरत है। तो ये एचआर प्लानिंग है क्या? बेसिकली एक फॉर्मल डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं एचआर प्लानिंग, तो इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि करंट मैन पावर क्या है आपके पास और कितनी जरूरत है आपको फ्यूचर के लिए मैन पावर की, यानी एम्प्लॉयज की। इस समय करंट में आपके पास एम्प्लॉयज कितने हैं और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है, उसको ही हम क्या कहते हैं? एचआर प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। अब नीड, जरूरत क्यों है हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की? सबसे पहला तो यही है कि हमें टू कैरी ऑन वर्क, कि हम जो भी काम है उसको कॉन्टिन्यूसली करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो काम रुके ना। तो काम को लगातार करने के लिए हमें मैन पावर प्लानिंग की जरूरत होती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ हमें और मैन पावर की जरूरत होगी, इसके लिए हमारे पास पहले से मैन पावर तैयार हो। देन पीपल नीड टू बी रिप्लेस्ड। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम एचआर प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं और कितने कैपेबल हैं। यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काउंट करने से मतलब नहीं है, हमें ये करना है कि हमें जो टास्क अकम्प्लिश करना है उस काम को करने के लिए क्या हमारे पास कैपेबल एम्प्लॉयज हैं कि नहीं है। तो हमें इससे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाती है कि किन एम्प्लॉयज को हमें रिप्लेस करना है और उनके बदले कोई नई लोग हायर करने हैं या किसी और डिपार्टमेंट से उनको लाना है, ताकि वो हमारे टास्क को अकम्प्लिश कर सकें। फिर आता पीपल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। हम एचआर प्लानिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कुछ लोग अचानक जॉब छोड़ कर चले जाते हैं। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, या अपने मन से वो छोड़ना चाहते हैं, कहीं उनको अच्छा ऑफर मिल गया, या किसी और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी तरह की वजह से वो सिटी को चेंज कर रहे हैं या कोई लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के गए। तो एक ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम एचआर प्लानिंग करते हैं। देन आता कंपनीज एक्सपेंड। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं? एक्सपेंड, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। अब जो एक्सपेंशन होता है वो कई तरीके से होता है। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने बात करी थी, मर्जर्स हो सकते हैं, एक्विजिशंस हो सकते हैं आपके, आप किसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, आप ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंशन के टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं। तो इनमें कोई भी कंपनीज अडॉप्ट कर सकती, इस वजह से उसे एचआर प्लानिंग की जरूरत है कि अगर मैं ग्लोबल मार्केट में जा रहा हूं या मैं अपनी दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं क्या उनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या हमें नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो एचआर प्लानिंग वहां पर जरूरी है। चेंजिंग नीड्स दैट कैन नॉट बी मेट बाय लेबर फोर्स। कभी कभी होता है कि कुछ मार्केट में या टेक्नोलॉजी में या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और वो चेंज हम करंट लेबर फोर्स से नहीं अकम्प्लिश कर पाएंगे या नई चीजें पूरी कर पाएंगे, इसलिए हमें नए एम्प्लॉयज की जरूरत है या नए वर्क फोर्स की जरूरत है। देन टू राइट साइज द कंपनी। हमें कंपनीज को जो है राइट साइज हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बताया था। राइट साइज क्या होता है बेटा, कोई बताए? राइट साइज क्या है? क्या सर, क्या सर? राइट साइज द कंपनी। राइट साइज में हमने क्या बताया था? साक्षी, राइट साइज में क्या बताया था बेटा? सर ये वाला पॉइंट नहीं पता है। अच्छा, श्रुति, कृतिका,
सुनते नहीं हो बेटा तुम लोग, बीच बीच में हम सवाल पूछने लगेंगे। अब सब खामोश बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। सर एसके सुन कौन रहे है? हैं सर। प्रियंका आप ये बताओ बेटा, राइट साइज क्या था? क्या सर? राइट साइज। दामिनी राइट साइज बताओ। सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे पिछले क्लास में आवाज नहीं आ रही। ठीक ठीक, अभी हम पढ़ा रहे हैं आधे घंटे, इसके बाद 15 मिनट हम पूछेंगे। अभी रुको, ठीक। सर राइट साइड ऑफ द कंपनी वो होता है जब कंपनी को अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है, एम्प्लॉयज को कट करके या फिर कोई भी हाँ, चीज। राइट साइज मतलब बैलेंस बनाना। राइट साइज में हम ये भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को कम भी कर सकते हैं, हो सकता है हम एम्प्लॉयज को बढ़ा भी सकते हैं या शिफ्ट भी कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो राइट साइज मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बैलेंस बना के चलना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें रखने हैं या कितने हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दूसरी यूनिट में शिफ्ट करने हैं या रिप्लेस करने हैं। तो राइट साइज मतलब होता है कि हमें एडजस्ट करना है कंपनीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट साइज द कंपनी, कभी कभी जब हम राइट साइज करते हैं, जैसे हमने कहा हमें नई बिजनेस यूनिट खोलनी है या कोई बिजनेस यूनिट है वो अच्छी प्रॉफिटेबल नहीं, उसको बंद करना है, तो हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। तो निकाल भी सकते हैं और रिक्रूट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो राइट साइज, तो ये हमारी नीड्स हो गई कि इन वजह से हम एचआर प्लानिंग करते हैं। सर जी बतलाए लगे। ठीक है, तो राइट साइज द कंपनी हो गया। देन हम लोग आए कि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग और एचआर प्लानिंग में, क्योंकि हम लोग ने कहा कि जब हम एचआर प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है, यानी ओवरऑल जो प्लानिंग होती है, जो हम लोग ने बात करी थी, इंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग ने कहा था विजन, मिशन, गोल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी प्लानिंग करनी होगी, तभी हम एचआर प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करी कि मैं अपनी पर्टिकुलर कंपनी को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पे लाना चाहता हूँ या नंबर 2 या नंबर 3 या टॉप 5 कंपनीज में लाना चाहता हूँ, ये हमारे एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है। अब इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। तो जब आपने कहा कि मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशन अचीव करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटी, कि हमारे जो ओवरऑल प्रोसेस उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ओवरऑल प्रोसेस की जब क्वालिटी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे हम पहले देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मैन पावर स्किल्ड है, अगर हमारे पास स्किल्ड मैन पावर ज्यादा है तो हमारे पास ओवरऑल क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं मैन पावर से रिलेट होगी। तो एचआर प्लानिंग का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से, यानी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, मैन पावर या एचआर प्लानिंग करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में इसने कहा कि बिजनेस या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उसे ही ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मिशन को अपने डिफाइन करते हैं, अपने पर्पस को डिफाइन करते हैं, अपने विजन को डिफाइन करते हैं और रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन विजन थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता दें कि मिशन स्टेटमेंट वो होता है कि जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो मिशन स्टेटमेंट है। विजन जो स्टेटमेंट होता है वो होता है फ्यूचर इनसाइट, फ्यूचर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, वो विजन हो गया। देन आते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। वो छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 3 साल में या 5 साल बाद हम इतनी सेल अचीव करना चाहते हैं, इतना प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देन आया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम एक्शन प्लान तैयार करते हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम ये करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। बेसिकली जो रिसोर्सेज का क्राइटेरिया होता है वो तो वही होता है, मैन मशीन मटेरियल। तो अवेलेबल हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास मटेरियल कितना अवेलेबल है, और मशीन्स या इक्विपमेंट्स हमारे पास कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे की एक्शन प्लानिंग करते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करनी है, फिर देन आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर ली तो हमें क्या करना होगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने एचआर प्लानिंग को अलाइन करना होगा कि हाँ ये एचआर प्लानिंग हमारी किसकी वजह से हो रही, क्योंकि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बना रखी है। वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग वो मर्जर हो सकता है, वो एक्विजिशन हो सकता है। देन कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो एचआर प्लानिंग है ना, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो भी हमने कर रखी है, कोई हमने विजन बना रखा है, कोई मिशन बना रखा है, तो उसको अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है या उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है एचआर प्लानिंग का। क्योंकि अगर सही मैन पावर हमारे पास है
तभी हम जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यहाँ है उनको अचीव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देन आता है कि एचआर प्लानिंग जो है हमारी वो कहाँ कहाँ पे जरूरी है या क्या क्या चीजें हमें उसमें पता होनी चाहिए। तो एचआर वाई शुड बी अवेयर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। जब भी हम एचआर प्लानिंग करें तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है। बिजनेस की स्ट्रेटजी जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि अब हमने कहा कि बिजनेस की स्ट्रेटजी एक जैसा होता है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी होता है, ग्रोथ स्ट्रेटजी होता है, वो आगे आप लोग अभी आके पढ़ेंगे इसमें। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में हम ये बेसिकली करते हैं कि हम कहाँ कहाँ मार्केट नए एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हम डिफरेंट यूनिट्स अपनी बढ़ाना चाहते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे जाना चाहते हैं, हम ग्लोबल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, कहाँ कैसा करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस स्ट्रेटजी हो गया। कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन होता है कि हम किसी नई प्रोडक्ट लाइन में आना चाहते हैं, हमें लग रहा है कि हम सोप्स एंड डिटर्जेंट बना रहे हैं और हमें लग रहा है कुछ स्टेशनरी का आइटम या स्टेशनरी जो है वहां पर ज्यादा प्रॉफिट है तो हम उसके तरफ चले गए। तो ये भी हो सकती है, हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है। तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। देन सी दैट ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम सेटिस्फाई द टॉप मैनेजमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या जो आपने प्रोग्राम बना रखा है मैन पावर को मैनेज करने का, उससे जो टॉप मैनेजमेंट है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट का ही है। तो अगर वो पैसा नहीं खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे या चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना जरूरी है और उसको कन्विंस कराना जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या आगे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगा। देन आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को एचआर ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना। अब डिफरेंट तरह के बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे हम लोग ने पहले बात करी थी कि प्रॉफिट आपका मोटिव है या आपको लग रहा है सोशल वेलफेयर मोटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एचआर ऑब्जेक्टिव सेट कर दो। जैसे आपने कहा हमारा प्रॉफिट मोटिव है, तो प्रॉफिट मोटिव में आप ये कहोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कितना ज्यादा काम करवा सकते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा काम करवा सकेंगे उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एचआर ऑब्जेक्टिव फिर हमारा ये बनेगा कि हम जितने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को ज्यादा टाइम पर या ज्यादा टाइम तक इंगेज रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उनसे ज्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर की, समाज के भले के लिए या कुछ हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, सोसाइटी में ज्यादा नौकरी प्रोवाइड हो। तो जब ज्यादा नौकरी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे तो हम मैन पावर को बढ़ाएंगे। यानी एचआर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करें, मशीनरों से काम कम करवाएं, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करें और कई शिफ्ट में काम करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये हमारा, तो जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसी से हमारा लिंक हो जाता है एचआर ऑब्जेक्टिव। देन स्ट्रेटजी और एचआरपी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें रिलेशनशिप क्या है या उसमें लिंकेज क्या है, कि स्ट्रेटजी और एचआरपी में लिंकेज क्या है। स्ट्रेटजी आपने पहले भी हमने बात करी कि स्ट्रेटजी क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग, कि एक सिस्टमैटिक सोची समझी प्लानिंग अगर हम करते हैं तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और वो स्ट्रेटजी क्या करती है, हमारे गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करती है। तो एचआरपी जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या है, एचआरपी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एचआरपी है वो केवल एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि केवल एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, क्योंकि एचआर कहाँ है, स्ट्रेटजी से लिंक है। तो स्ट्रेटजी किसका काम होता है, टॉप मैनेजमेंट का। तो टॉप मैनेजमेंट का रोल आएगा उसमें, उसमें ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का रोल आएगा, सुपरवाइजर का रोल आएगा, उसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट का आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का आएगा। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल या हायरार्की इन्वॉल्व है या अवेलेबल है उन सब का रोल और एचआर प्लानिंग में आएगा। तभी उसमें कहा गया है कि ये हमेशा एक साथ मिलकर बनाई जाती है एचआर प्लानिंग। ऑपरेटिंग मैनेजर भी इसमें आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या है और कितना सपोर्ट मिल रहा है हर लेवल को अपने सीनियर लेवल से या अपने हायर लेवल से। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी वहां पर जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी या अच्छी एचआर प्लानिंग को स्ट्रेटजी से अलाइन कर सकते हैं। देन बात आती है टाइम फ्रेम की, कि एचआर प्लानिंग हमें कितने सालों के लिए करनी चाहिए, कब कब तक करते हैं। तो बेसिकली इसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया। एक हमने कहा शॉर्ट टर्म, 1 से 2 साल तक की मैक्सिमम, बस ठीक है, 2 साल से ऊपर नहीं जाना हमें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई। इंटरमीडिएट या मिड रेंज प्लानिंग जिसे कहते हैं वो 2 से 5 साल तक की, यानी मैक्सिमम 5 साल, इससे ऊपर नहीं। और लॉन्ग रेंज प्लानिंग अबव 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा की अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की तो वो हम कहेंगे लॉन्ग रेंज प्लानिंग है। अब ये शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज इनमें क्या डिमांड होगी, एम्प्लॉयज की क्या सप्लाई होगी, इसके बारे में बात कर लें। तो जो शॉर्ट रेंज में है उसमें डिमांड बेसिकली क्या, इंडिविजुअल लीव की एचआर प्लानिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग छुट्टी पे जा सकते हैं,
कुछ लोग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे किसी ने कहा मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन है, मेरे यहाँ कोई मैरिज है और जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते छुट्टी पे जाना है, तो इंडिविजुअल लीव 1 हफ्ते लेके चला गया। अब 1 हफ्ते लेके चला गया तो वहां पर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो सफर करेगी, काम रुका हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं तो 100 एम्प्लॉयज में 10 लोग कभी ना कभी छुट्टी लेंगे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। तो उन 10 लोगों के बैकअप में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लोग होने चाहिए ताकि वो उस काम को कर सके। यानी हमें 100 लोगों को हायर नहीं करना है, हमें 110 लोगों को करना है, क्योंकि इन 110 लोगों में से हमारे पास टाइम पर जो अवेलेबिलिटी होगी मैन पावर की वो 100 या 105 होगी, 110 नहीं हो सकती। कोई ना कोई किसी ना किसी दिन लीव पर होगा। तो इंडिविजुअल लीव के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट रेंज प्लानिंग करते हैं। कभी कभी ले ऑफ होता है, टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, की टेम्परेरी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज से कहा कि मैं आपको अभी काम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी है या मटेरियल इस समय अवेलेबल नहीं है, तो कुछ समय के लिए आप घर पर बैठिए, जब हमारे पास काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो ये भी हो सकता है एक ले ऑफ। तो ले ऑफ में भी हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा मैन पावर भी ना हो, कि हमें ज्यादा बर्डन पड़ जाए, कि मान लीजिए आपने कहा 1000 एम्प्लॉई हैं और 1000 एम्प्लॉई को सबको हमने कह दिया आप घर पे बैठ जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों से कह सकते हैं कि आप काम करिए जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और बाकी लोगों से जब अभी हमारे पास ज्यादा काम होगा तब हम आपको बुलाएंगे, या कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, ये हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ये कि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ या टेक्नोलॉजी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तब वहां पर भी, क्योंकि जब हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी तो हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़े। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी कोई नई लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या उसको चलाने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन या इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम उन नए लोगों को हायर करेंगे जो उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सकते हो। देन न्यू रेगुलेशंस, कुछ नए रूल रेगुलेशन आ गए। अब जो नए रूल रेगुलेशन आते हैं उसमें ये होता है कि बहुत लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते नए रेगुलेशन से, तो सबसे पहले उनको अवेयर करना होगा। या कुछ नए रेगुलेशंस हमने बनाए और कुछ लोग अपोज कर सकते हैं, तो जब अगर अपोज कर सकते हैं तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए या एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज होने चाहिए, कि अगर वो अपोज कर रहे हैं तो हम उनको हटाकर दूसरे एम्प्लॉयज से काम करवा सकते हैं। अब सप्लाई की, इन शॉर्ट रेंज में प्लानिंग में हमें एम्प्लॉयज की जरूरत, सप्लाई कहाँ से पड़ेगी या कहाँ से हम एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तो जब शॉर्ट रेंज प्लानिंग करते हैं तो हम कभी भी एम्प्लॉयज बाहर से हायर नहीं करते हैं। शॉर्ट रेंज प्लानिंग में हम ये देखते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज जो है उसी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर जहां पर हमें इस समय जरूरत है। तो डिपार्टमेंटल, किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रमोशन या कोई प्रमोशन करके, जैसे हमने कहा मैनेजरियल लेवल पे कोई वैकेंसी है या कोई पोस्ट खाली है तो हमने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसी को प्रमोट कर दिया और वो उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से हमारी डिमांड और सप्लाई पूरी हो जाएगी शॉर्ट रेंज में। देन आती है इंटरमीडिएट या मिड रेंज। इंटरमीडिएट या मिड रेंज क्या है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का क्या है, जो डिमांड है हमारी बेसिकली वहां पर वो उसमें क्या होगा, नीड्स फ्रॉम प्लान्स एंड बजट्स, क्योंकि हम मिड रेंज प्लानिंग कर रहे हैं यानी लंबे समय के लिए, थोड़ा बढ़ के 3 से 5 साल, तो हमें बजट की जरूरत पड़ेगी कि अगर हमें इम्प्लॉयज हायर करने हैं या हमें ज्यादा इम्प्लॉयज रखने हैं तो हमें ज्यादा फंड भी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कि हमने कहा अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं लेकिन हमें 3 से 5 साल तक के लिए प्लानिंग करनी है तो हमारे पास कम से कम 150 एम्प्लॉय होने चाहिए। अब 150 एम्प्लॉय क्योंकि आप 50 एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, तो वो प्लान्स एंड बजट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देन आएगा एक्सपेंशन और एडजस्टमेंट ऑफ प्लान्स, उन प्लान को एडजस्ट करने, क्योंकि जब ज्यादा एम्प्लॉइज होगा इसका मतलब आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, यानी एग्जिस्टिंग जो स्पेस है वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो हमें फिर से एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना एक नई बिजनेस यूनिट खोल दी जाए, कोई जैसे हमने कहा प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी जाए, कोई नया प्रोडक्ट बनाने लगे जिसमें उन यूटिलाइज कर सके उन एम्प्लॉयज को जो एक्स्ट्रा हमने हायर करें, तो वहां से हम कर सकते हैं। अब सप्लाई कहाँ से आएगी, इन एम्प्लॉयज को हम पाएंगे कहाँ से, तो सबसे पहले एचआर वैकेंसीज, जो जाहिर सी बात है कि न्यूज़पेपर और उसमें हम देखते हैं तो जो एचआर मैनेजर है वो वैकेंसीज निकालते हैं, वहां से हो सकता है। या मैनेजेरियल या सुपरवाइजर लेवल पे हम डेवलप कर सकते हैं लोगों को, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको ही हम क्या कर सकते हैं आगे डेवलप कर सकते हैं कि वो ज्यादा आगे की हायर हायरार्की को या जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके।
देन आता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग की लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या है। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट में चेंज हुआ है, उसको हमें पहले ध्यान में रखना होता है। जैसे अब करंट सिचुएशन की हम बात ले लें कि कोविड सिचुएशन में क्या हुआ, एनवायरमेंट में चेंज हुआ है, सप्लाई जो काफी सारे रॉ मटेरियल्स है उनकी रुक गई है, मैन पावर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो टेक्नोलॉजी कल्चर या एक्सटर्नल एनवायरमेंट कोई भी चेंज हुआ है तो उसको हमें ध्यान में रख कर प्लानिंग करनी होगी कि फ्यूचर में, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, एनवायरनमेंट जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही बैकअप प्लान तैयार करके, जैसे भी हम लोग ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग ने ये था कि पहले तो हम लोग का था कि रेगुलर क्लासेस चलनी है, लेकिन जब हम लोग को लगा ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं तो क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। तो ये क्या था, बैकअप प्लान हमारा, क्योंकि हमने पहले से सोच के रखा था कि लॉन्ग टर्म में अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें लग रहा है कि जो भी चीजें हैं हमारी वो अनइंटरप्टेड रहे, रुके ना, तो हमें एक बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। तो इस वजह से जो एनवायरमेंटल चेंज थे उसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग पहले से ही करनी होगी। देन मैनेजमेंट जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज की होती है हमेशा, उसके अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन रिसोर्स को फ्यूचर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा कि मैनेजर जो मैनेजमेंट है वो हमेशा चेंज, एक ही स्टाइल को हम फॉलो नहीं कर सकते हर बार कि हमने कहा हम इसी तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं या यही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लगता है कि सीलिंग फैन की बात करते हैं, तो सीलिंग फैन में जैसे पहले हम लोगों ने देखा नॉर्मल जो डिमांड होती थी सीलिंग फैन की वो ये था कि 3 ब्लेड्स का एक सीलिंग फैन हो, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर रूम में हमें पूरी तरह से हवा मिल सके। देन हम लोगों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन और बढ़ा, हम लोगों ने कहा उसमें कुछ चेंज किया जाए, तो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन चेंज हुई, उन्होंने कहा क्यों ना इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने कहा क्यों ना उसमें बीच में एक एलईडी लाइट लगा दी जाए ताकि कमरे में लाइट भी आए और हवा भी आती रहे। और एक्सपेक्टेशन बढ़ा लोगों का, तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको स्विच से ऑन ना करके रिमोट कंट्रोल कर दिया जाए कि रिमोट से आप ऑन कर सके, तो रिमोट से आप ऑन करने लगे। देन कुछ लोग और आया कि अब रिमोट अगर हम ऑन करेंगे तो पहले हम रिमोट ढूंढेंगे और फिर हमें उसको ऑन करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसमें सेंसर लगा दिया जाए कि जैसे हम डोर के अंदर आए या कमरे के अंदर आए तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सेंस करे कि हम अंदर आ चुके हैं और हमें फैन की जरूरत है, तो वो अपने आप ऑन हो जाए, फैन और लाइट, या लाइट जब अंधेरा हो तो लाइट अपने आप ऑन हो जाए और जब कमरे में लाइट प्रॉपर है तो वहां पे लाइट अपने आप बंद हो जाए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशन हमारी चेंज होती जा रही है, तो चेंज के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, अपनी जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी तैयार करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने मैन पावर को, कि जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार रखना होगा कि नई टेक्नोलॉजी वो सीख सकें या नई टेक्नोलॉजी हमेशा सीखने के लिए वो तैयार रहें। तो ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग हो गया। देन स्टेप्स की हम लोग बात करते हैं कि एचआरपी या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में स्टेप्स कौन कौन से हैं कि या क्या कैसे कैसे हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम लोग ने पहले भी बात करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन की हम करेंगे एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहता है, ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहता है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये हमने देखा। देन हम लोग ने बात करी डिटरमाइन स्किल्स एंड रिक्वायर्ड, उस काम को करने के लिए हमें क्या स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी हमारे मैन पावर में क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो हो गया। देन हम लोग ने बात करी कि कितनी मैन पावर की एडिशनल हमें जरूरत पड़ेगी, कि एग्जिस्टिंग हमारे पास एम्प्लॉय इतने हैं, कितने हमें और जरूरत है, तो हमने कहा एग्जिस्टिंग हमने काउंट कर लिए और कितनी फ्यूचर में हमें जरूरत है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बता देगा हमें नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, अगर ज्यादा है तो उतने एम्प्लॉयज हम हटा देंगे और अगर कम है तो उतने एम्प्लॉयज हम हायर करेंगे। देन डेवलपिंग एक्शन प्लान, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे का एक्शन प्लान तैयार करेंगे कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए डेवलपिंग एक्शन प्लान्स में। ठीक, तो आज जो हम लोग ने डिस्कस करा है वो हम लोग ने पहले बात करी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या, उसकी नीड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग और एचआर प्लानिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एचआर प्लानिंग कहाँ कहाँ जरूरत है या क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी है, स्ट्रेटजी और एचआरपी में लिंक क्या है, और किन टाइम फ्रेम में हमें कैसे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, उसमें डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, और स्टेप्स क्या हैं एचआर प्लानिंग के। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी के कोई क्वेरीज हो? हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, स्टेप इन एचआरपी में सर थर्ड वाला फिर से समझा दीजिए।
थर्ड वाला रिपीट कर दी। थर्ड वाला कह रहा है डिटरमाइनिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने कहा ना स्किल्ड हमने पता कर लिया, ऊपर वाले जो स्टेप है वो एक दूसरे से लेंगे। हमने पता कर लिया ये स्किल की जरूरत है। मान लीजिए हमने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है हम कोई मशीनरी परचेज करें जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके या ज्यादा यूनिट हम बना सकें। तो हमने कहा स्किल हमें क्या जरूरत है, उस मशीन को चलाने की, ये स्किल की जरूरत है। अब उसी से हमने देखा नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, हमने देखा कौन से लोग वो मशीन चला पाते हैं। जैसे जीएसटी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी जैसे जीएसटी की बात करते हैं तो आप लोग ने बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि सारी जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनको जीएसटी जरूरी है, जीएसटी फाइल करना। तो क्या जीएसटी अगर ऑपरेट कर रहे हो या ये कर रहे हो तो क्या हमारे मैन पावर को जीएसटी चलाना आता है, क्या उसे ऑपरेट करना आता है, तो हमें ये स्किल पहले जाननी होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखेंगे हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कितने हैं। हमने कहा हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं लेकिन उनमें से कोई जीएसटी को ऑपरेट करना नहीं जानता है, तो हम क्या करेंगे, यानी नेट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमारी कम है, वहां पर हमें लोगों की जरूरत है जो जीएसटी को चलाना जानते हो। तो हम क्या करेंगे, फिर हायर करेंगे बाहर से, या अगर हमें लग रहा है हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको ही ट्रेनिंग दे देंगे ताकि वो उसको कर सके। तो नेट जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि करंट में हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं, फ्यूचर में हमारे पास कितनी जरूरत है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या है, नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर स्लाइड 5th वाली बता दीजिए फिर से। 5th वाली स्लाइड, 5th वाली स्लाइड में ये कह रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी या प्लान पर, कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है। जैसे हम लोग ने पहले बात की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्ट्रेटजी है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है। मान लीजिए यह है कि मैं ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ या अपनी ज्यादा बिजनेस यूनिट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी बिजनेस यूनिट, जैसे मैंने कहा कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कानपुर में ऑपरेट करती है और उसकी एक यूनिट है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आगे भी बढ़ रही दूसरी सिटीज में। तो हमने कहा हम ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी नई बिजनेस यूनिट दूसरी सिटीज में ओपन करेंगे। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, हमने स्ट्रेटजी चेंज करी कि अब हमने नई बिजनेस यूनिट ओपन करनी है, तो जब नई बिजनेस यूनिट ओपन करनी है तो हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे कि हमें अलग अलग सिटी में अलग अलग मैन पावर चाहिए वहां संभालने के लिए, तो हमें ज्यादा मैन लोगों की जरूरत है तो हमें वो लोग हायर करने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉट की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा प्लानिंग है या जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको अचीव करने में हमेशा जो हमारे एचआर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि हमने पहले बात की जैसे मिशन और विजन वही अल्टीमेटली हमारा फाइनल होता है। तो मिशन या विजन तक पहुंचने के लिए, जैसे हमने कहा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर पोजीशन तक हम पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज कितने हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो उनका ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसमें। सर प्रीवियस स्लाइड भी, इसके पीछे वाली यस इस कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग और जो एचआर प्लानिंग है वो दोनों एक दूसरे से लिंक है, कि जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली हमारी मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस पे ही डिपेंड करती है। मिशन स्टेटमेंट जो है हमारा वो ये बताता है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अवर सेल्फ विद आवर कॉम्पिटिटर्स, कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं या हम अपने कॉम्पिटिटर से क्या बेहतर अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी दे रहे हैं वो भी हो सकता है। देन जो विजन स्टेटमेंट है वो बताता है आवर फ्यूचर इनसाइट या वेयर वी वांट टू बी, कि किस पर्टिकुलर पोजीशन को हम पहुंचना चाहते हैं, क्या चीज हम अचीव, व्हाट वी वांट टू बी अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन अचीव करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन या एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर विजन हो गया। देन आया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, किसमें हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ है हमारी। मान लीजिए हमारे पास मैन पावर ज्यादा है तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अगर हमें लग रहा है हमारे पास फंड ज्यादा है तो फिर हम हैवी मशीनरी खरीदेंगे। मशीनरी से ज्यादा अच्छा वो हो सकता है काम, लेकिन बस उसमें ये होता है फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है, जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक, और कुछ? सर 6 स्लाइड से सर ओपन कर दीजिए फिर से, वो सब हम पॉइंट्स नोट कर रहे थे ना शॉर्ट में, तो स्क्रीन ये है 6 ये वाली है ना।
सर हम्म। सर सेलेक्ट ऑप्शन हटा दीजिए सर, वो स्लाइड पूरी नहीं आ रही। एक मिनट। ओके सर। सर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। यस सर नेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट वन सर। यस सर। यस सर। ठीक, बस यहीं तक करा दूं। यस सर। ये वाली ऑलरेडी सर आप पढ़ा चुके थे। ये पढ़ा चुके थे बेटा, लेकिन उस दिन सही से आवाज नहीं आ रही थी ना, काफी लोग कह रहे थे, ओके तो इस सर। वजह से हमने ये रिवाइज पॉइंट्स कर मेरे दिया पास एक बार। नोट है ऑलरेडी। हाँ ठीक है। ओके थैंक यू सर। अच्छा, सत्यम है बेटा लाइन पे? सत्यम, यस सर। सत्यम कहाँ हो? यस सर। ये Yes, बताओ sir. बेटा कि अगर दो कंपनी का मर्जर हो गया, मान लो, वहां पे हमने बात करी ना आज की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो होती है वो एचआर प्लानिंग से रिलेटेड होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी ये कह रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, ठीक? तो वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हो गया तो एचआर प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करनी पड़ेगी? क्या सर? दो कंपनीज का मर्जर हुआ, दो कंपनी एक साथ मिल गई, तो उसके अकॉर्डिंग उसे एचआर प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी? एचआर प्लानिंग क्या उसकी डिसीजन होगा, क्या करे एचआर प्लानिंग? सिद्धार्थ बताओ। केवल सुनते रहते हो, बस समझना कुछ नहीं है। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ सुनाई दे रहा है? बताओ जल्दी। कृतिका बताओ। कृतिका आवाज आ रही है? बताओ क्या डिसीजन होगा? पी कौन है? प्रियंका? केवल सब कहानी सुनने के लिए बैठे हैं बस। दिव्या बताओ। और कौन बचा? अन्नपूर्णा? यस सर। तो बताओ उनको बेटा। अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी मार्केटिंग की, कि उनको कैसे मार्केट करना है। उनके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको एलोकेट करना पड़ेगा एक जगह पे। जितने एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी के काम में नहीं आ रहे उनको हटाना पड़ेगा, और जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको आगे लेके आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि बेटा ये होता है ना कि जैसे हमने मर्जर किया, मान लीजिए हमने दो कंपनीज का मर्जर हुआ, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है हमारे पास उनकी तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि वो एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहां के जो एम्प्लॉयज है तो हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं कि वो कैसा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमने जाना कि कौन कितना कैपेबल है, मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज हो जो वहां के एम्प्लॉयज, तो अपने एम्प्लॉयज को वहां से हटा के उनको ही वहीं पर एलोकेट कर सकते हैं। या हो सकता है कि वहां पर वो उनके एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो अपने एम्प्लॉयज वहां पर भेजे और उनके एम्प्लॉयज को किसी और लोकेशन में भेज दिया। तो ये सारी चीजें हमें एचआर प्लानिंग में चेंज करनी होगी। कभी कभी हो सकता है मैनेजेरियल लेवल पे वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने हमारे जो एम्प्लॉयज थे और उनमें से जो कैपेबल था उसको वहां पर अपॉइंट कर दिया और उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। या अगर हमें लग रहा है लास्ट में अभी अभी भी हमें लग रहा है कि वो चीजें सही नहीं हो पा रही, तो उन एम्प्लॉयज को हमने
हटा दिया फिर आखिरी में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अपनी HR प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग करनी होती है, तभी हम आगे सक्सीड पास हो सकते हैं। ठीक, तो बेटा साथ में पढ़ते चलो। अब ये पहली यूनिट खत्म होने वाली है लगभग, किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है बिना बताए। पढ़ते चलिए आप लोग। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। अब सब चुप हो गए? ज्यादा नहीं बचा, 2-3 दिन हो सकता है, इसी हफ्ते पूरी हो जाए आपकी फर्स्ट यूनिट। अब उसके बाद टेस्ट हो सकता है कभी भी, तैयार रहिए। पढ़ते चलिए, उसको रिवाइज करते चलिए। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि HR सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, देन हम लोग ने फंक्शंस की बात करी, कंपोनेंट्स की बात करी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करी, HRD और इसमें डिफरेंस की बात करी हम लोग ने, HRM और उसमें पर्सोनल मैनेजमेंट में डिफरेंस की बात करी हम लोगों ने, डिफरेंट तरह के क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए HR मैनेजर में, वो सारी डिस्कस करी। इधर हम लोग आए तो हम लोग ने HR प्लानिंग डिस्कस किया, टाइम फ्रेम डिस्कस किया, HR प्लानिंग क्या नीड्स क्या होती हैं, HR प्लानिंग की लिंक क्या है ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग में और HR प्लानिंग में। देन आगे हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे, HR प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। देन एक स्ट्रेटजी का HRM आएगा, वो टॉपिक उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, तो लगभग फर्स्ट यूनिट हमारी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसको आप रिवाइज करते चलिए, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे भी, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी कवर नहीं हुई हैं उसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा या चीज़ें कर लीजिएगा, या हमें याद दिला दीजिएगा कि ये चीज़ें छूट गई हैं तो इस चीज़ों को कवर करना है। तो साथ साथ में बेटा पढ़ते चलो, सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका है अब। यस सर। हाँ, केवल ये नहीं कि सुनने के लिए नहीं बैठे सब, कि केवल बस सुनते रहिए चुपचाप, और जब पूछा जाए तो कोई कुछ जवाब ना दे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं यहीं से। कल हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जो HR प्लानिंग का जो स्टेप्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, और एक दो जो टॉपिक और बचे हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। सर